आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जीडीपी, जिसका हिंदी में हमने कहा है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी क्या होता है, कैसा होता है, किसने रखा है इसका नाम, तो इसकी एक डिस्कशन करते हैं, एक बात करते हैं। ठीक है, सो हम प्रेजेंट से लेकर धीरे धीरे पास्ट की तरफ चलते हैं। तो आज आपने इंडिया की एक काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड स्कॉलर ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना होगा, राइट। तो सुब्रमण्यम स्वामी जब पीएचडी कर रहे थे, जब डॉक्टरेट कर रहे थे, वो अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो उनके गुरु हुआ करते थे साइमन कुजनेट। आई रिपीट द नेम, साइमन कुजनेट। तो साइमन कुजनेट ने 1935 के टाइम पे, 1935 के टाइम पे एक मेजरमेंट निकाला था, एक स्टैटिस्टिकल टूल्स का उसने डिस्कवरी किया था, की खोज की थी उसने, खुद से फॉर्मुलेट किया था विचाइबल से, जिसे आज की डेट में हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड आईएमएफ ने इसे 1944 में एज अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क एक्सेप्ट किया। ठीक है, समझ में आ गया। साइमन कुजनेट नाम के इंसान ने, साइमन कुजनेट नाम के इकोनॉमिस्ट ने, जो कि यूएस के थे, उन्होंने 1935 में जीडीपी का खोज किया, या फिर जीडीपी के नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है उसे डिस्कवर किया। एंड हु इज द रिनोन्ड, इट मीन्स स्टूडेंट ऑफ साइमन कुजनेट फ्रॉम इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, तो अभी क्या होता है जीडीपी, कैसा होता है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी नंबर्स जब नहीं हुआ करते थे, जब जीडीपी नाम का कोई भी शब्द नहीं था, तो आप सोच सकते हैं कि किसी कंट्री का ग्रोथ कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, इसे मेज़र कर पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, तो जब जीडीपी का खोज किया साइमन कुजनेट ने, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर एक देश में 200 कुर्सियाँ बन रही हैं, अगर 200 चेयर्स बन रहे हैं उस किसी कंट्री में, ठीक है, एंड उस कुर्सी का मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, then this is called, this is what, this is GDP। मेरे देश में बना, मेरे देश में उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन मेरे कंट्री में हुआ, एंड वो सेल कहीं भी हो, क्या किसके अंदर आएगा, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, हमने प्रोड्यूस किया। तो जीडीपी नंबर्स पे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जीडीपी के बारे में। आप एक काफ़ी फेमस पोर्टल है tradingeconomics.com, अगर आप कभी जेन्युइन समझें तो आप इस पर विज़िट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जो आप बुक में पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो करंट सिचुएशन होता है वो पढ़ना, वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि किताबी ज्ञान तो एक समय के बाद ढल जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आप पढ़ोगे, समझोगे, वो आपके साथ रहने वाला है। तो आज की डेट में जीडीपी, सबसे बड़ी जीडीपी के टर्म्स में अगर किसी की इकोनॉमी है तो वो है यूएसए। ठीक है, कितना है जीडीपी इनका, 21,428 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके बाद चाइना आता है, इसका है 14,343 यूएस मिलियन डॉलर। ठीक है, एंड इंडिया की रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इट कम्स ऑन 6th नंबर। आज की डेट में जो हमारा जीडीपी है, इट इज़ 2875 यूएस मिलियन डॉलर, 2875 यूएस मिलियन डॉलर। तो ये हमारा जीडीपी है इंडिया का। तो अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 12-13% ऑफ यूएस इकोनॉमी इज़ आर इकोनॉमी।
दैट्स वाई वी आर प्रोमोटिंग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वट एवर यू से, देश में बनाइए। इससे क्या होता है, जीडीपी हमारा बूस्ट होता है। एंड इंडिया के पीछे कौन है? इंडिया के पीछे यूके है। यूके का 2827 है। अब आप कहोगे सर यूके का 2827 है, हम तो 2875, हम तो आगे हैं, राइट? यू विल से जीडीपी इंडिया का, सर इंडिया का जीडीपी आप बोल रहे हो 2875 यूएस मिलियन डॉलर है, ठीक है। एंड सेम यूके का सर जस्ट सेकेंड ना, बोलोगे सर यूके का 2827 है, हम तो आ गए हैं यूके से। बट आवर पॉपुलेशन इज मच मोर। सो एक आदमी की आय जितनी यूके में होगी उतनी इंडिया में नहीं होगी। समझ में आया? जीडीपी पे क्यों सब बात करते हैं, जीडीपी ऐसा होना चाहिए, जीडीपी ये है, जीडीपी कैसे बढ़ेगा, नंबर्स कैसे बूस्ट होंगे फ्रेंड्स। तो जीडीपी दो टाइप के से कंप्यूट होते हैं, दो टाइप से कैलकुलेट होते हैं। तो पहला है रियल जीडीपी और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए आज अगर मैं बोलूँ कि एप्पल, ठीक है, एप्पल का प्राइस इन 2018 एक्स होगा, 2019 में थोड़ा बढ़ जाएगा, एक्स प्लस थोड़ा इंक्रीज जो प्राइस हुआ 2020 में थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि हमने 2011-12 का जो प्राइस है इन इंडिया 2011 एंड 12 का जो प्राइस है उसे हमने फ्रीज कर दिया है या फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए आज 2020 में हमें जीडीपी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे समझते हैं, अगर हमें 2017 का करना है, 2018 का करना है, 2019 का करना है, 2020 का करना है, ठीक है, रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे है क्वांटिटी इनटू प्राइस। 17 में हमारा क्वांटिटी था 5 क्वांटिटी था, प्राइस था 5 इक्वल टू 25, ठीक है। 2018 में 4 ही क्वांटिटी गया, प्राइस सेम रहेगा, ठीक है, प्राइस फ्रीज है 20, यहाँ पे 7 हो गया, 7 इंटू 5 35, 2020 में क्या है 2 इंटू 5 ठीक है। सो ये जो देख रहे हैं रियल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है। बेस ईयर क्या माना है हमने, 2011-12 का प्राइस, ठीक है। ऑन अदर हैंड दिस वाज रियल जीडीपी। ऑन अदर हैंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जो आज का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है Q इंटू पी सेम, ठीक है। तो 2017 का पकड़ते हैं, 2018, 2019 2020, ठीक है, नो डाउट। सेम क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए। 2017 में हमने बेचा था, मान लो 4 क्वांटिटी, प्राइस था 4 रुपये इक्वल टू 16। 2018 में हमने बेचा 5 क्वांटिटी, प्राइस था 5 रुपये, हमने बेचा 25। यहाँ पे हमने बेचा 3 यूनिट और प्राइस था 6 रुपये, हो गया 18। यहाँ पे हमने वापस से बेचा कितना, 5 यूनिट का, प्राइस था 7 रुपये, कितना हो गया 35, ठीक है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में करंट मार्केट प्राइस जो रहेगा प्रोडक्ट का वो लेते हैं, और
सॉरी नॉमिनल जीडीपी में, सॉरी नॉमिनल जीडीपी में जो करंट मार्केट प्राइस है वो लेते हैं, और रियल जीडीपी में क्या लेते हैं, जो फ्रीज किया हुआ प्राइस है वो लेते हैं। So now we will talk what are the advantages of real GDP. रियल जीडीपी के क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स कितना क्वांटिटी मेरा डिमांड बढ़ रहा है हम सिर्फ वो जज कर रहे हैं, प्राइस तो कांस्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट, डिमांड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा ना, बढ़ने दीजिए ना क्वांटिटी। इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा, रियल जीडीपी बढ़ता दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इंडिकेट्स पीरियड ऑफ रिसेशन एज वेल एज एक्सपेंशन। Why I'm saying so? Why I'm saying that it indicates the period of recession as well as expansion? क्योंकि अगर नंबर्स बढ़ते दिखेंगे तो एक्सपेंशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का इसमें कोई हमने दिखाया ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन बढ़ रहा है, क्वांटिटी का डिमांड घट रहा है मतलब एक्सपेंशन कम हो रहा है, रिसेशन में घुस रहा है। ठीक है। थर्ड है, इन मेकिंग इकोनॉमिक कंपैरिजन विथ वेरियस कंट्री। ऑफ कोर्स बिल्कुल सेम बेंचमार्क है, प्राइसेस वगैरह हर कुछ सेम कांस्टेंट बेस रख के क्वांटिटी के टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं कि किस कंट्री का कैसा डिमांड है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कहीं का डिमांड ज़्यादा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, कहीं का डिमांड कम है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है। वी नीड टू थिंक ऑन इट। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी यू नो रियल एंड नॉमिनल दो तरीके से हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कशन किया था। डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? डिफ्लेटर का सिंपल मीनिंग होता है टू डिफ्लेक्ट, टू डाइवर्ट, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन बोलिए, डाइवर्ट बोलिए, डिफ्लेक्ट बोलिए, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, तो अभी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सिंपल सा चीज है। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है हमने पढ़ा है अभी जस्ट। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? करंट ईयर का क्वांटिटी इनटू करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो रियल में क्या होता है? क्वांटिटी इनटू बेस प्राइस, जो कि इंडिया में कब का है? 2011-2012 का। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, बेस प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा प्राइस में, मान लीजिएगा 35% दिख रहा है, 35% अगर आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है अब, तो मतलब इतने से रेट अप हो गया है, इतना एक तरह से आप कह सकते हो इन्फ्लेशन हो गया है। सो रिसेंटली आई यूज्ड वर्ड, इतना प्राइस हाइक है, इतना इन्फ्लेशन है। आई हैव वर्ड दैट वर्ड इन्फ्लेशन, महंगाई, राइट। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जो हम इन्फ्लेशन है वो सीपीआई से काउंट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, सीपीआई से हम काउंट करते हैं। जस्ट लेट मी चेक। ओके, सो हम सीपीआई से काउंट करते हैं इन्फ्लेशन। नाउ यू विल आस्क व्हाई सर, व्हाई सीपीआई नॉट जीडीपी डिफ्लेटर? क्वेश्चन है, हम इन्फ्लेशन को सीपीआई से क्यों कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर से क्यों नहीं करते सर? पता तो इससे भी चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो इसका जवाब ये 3 पॉइंट्स है क्यों नहीं करते हैं। अभी कैसा होता है, सीपीआई में कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो कि फॉरेन से हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उनके रेट भी बढ़ते हैं, वो भी तो महंगाई में काउंट होता है। पहले मैं चीन से मान के चलिए मैं वॉलेट अगर मंगा रहा था तो मुझे पर वॉलेट कॉस्ट आ रहा था 500 रुपये का। इस साल क्या आ गया,
इस साल आ गया 550 रुपये का, जीडीपी में तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि हमने देश में उत्पादन किया नहीं है, देश में हमने प्रोड्यूस किया नहीं, वो तो चाइना में प्रोड्यूस हुआ है। बट सीपीआई में आएगा वो चीज़, राइट? तो जीडीपी डिफ्लेटर में उतना करेक्ट नहीं आएगा इन्फ्लेशन। तो नंबर्स जो है आपके सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और जीडीपी डिफ्लेक्टर में वैरी करेंगे। अब आप बोलोगे ये क्या है सीपीआई बोल रहे हो सर आप, ठीक है? तो सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बास्केट ऑफ गुड्स है, मतलब बास्केट है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स को डाला गया है, ठीक है? अलग अलग प्रोडक्ट्स को डाल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को डाला गया है। अब इसमें क्या है कि एक बेस ईयर है और एक करंट ईयर है। तो प्राइसेस जैसे मान लीजिए बेस ईयर प्राइस 100 था, आज के डेट में इस बास्केट का प्राइस जो है वो हो जाएगा 110। हमको क्या समझ में आ रहा है? 10% इन्फ्लेशन है। समझ में आया या नहीं आया? तो क्यों जीडीपी डिफ्लेटर का नंबर सीपीआई का नंबर वेरी करेगा? ये देख लीजिए, सीपीआई का कैलकुलेशन क्या है? करंट प्राइस माइनस बेस ईयर का जो प्राइस है वो डिवाइड कर दो इंटू 100, आपका निकल के आ जाएगा महंगाई, ठीक है? क्यों जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई का नंबर वेरी करेगा? महंगाई तो दोनों बता रहा है, इन्फ्लेशन तो दोनों बता रहा है। इसके पीछे रीजन ये 3 है। पहला है ऑल गुड्स डजंट फाइंड प्लेस इन सीपीआई। सभी गुड्स को सीपीआई में जगह नहीं दी गई है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नहीं आते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, सीपीआई इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सीपीआई में क्या है? इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस हैं, जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं है। जो हम अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वही है। एंड थर्ड क्या है? वेट रिमेन कांस्टेंट इन सीपीआई व्हाइल इट वेरीज इन जीडीपी डिफ्लेटर। वन मोर थिंग, अभी कैसा है यहाँ पे जो आपका सीपीआई नंबर है वो इट्स अ काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर। कि पहले जब हम स्टार्ट किए थे तब 100 था, आज 115 है, आज 120 है, आज 125 है। समझ रहे हो? बेस कंप्यूट करके उसको इंडेक्स नंबर बना देंगे 100 का। लेकिन तो क्या है, वेट वहाँ पे एक फिक्स कांस्टेंट माना गया। सिर्फ प्राइस को वहाँ पे चेंज मतलब जज करते हैं कि प्राइस पहले इतना था, आज इतना है। समझ रहे हैं? लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में क्या है, हम तो उसमें क्वांटिटी भी लेते हैं। वन मोर टाइम, जीडीपी एंड वेलफेयर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3 मार्क्स से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है? क्या जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे से लिंक्ड है या नहीं है, ये डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी कैसा होता है यार कि जीडीपी में बहुत सारे सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा बढ़ा ही नहीं एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर मेरा बूम कर गया, ओवरऑल नंबर तो जीडीपी का बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा? जीडीपी तो मेरा इंक्रीज दिखेगा। लेकिन क्या एग्रीकल्चरल वालों का ग्रोथ हुआ? नहीं हुआ। उनका भलाई हुआ, उनका वेलफेयर हुआ? नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चेंज इन प्राइस। हमने पढ़ा है कैसे बढ़ता है ये, क्वांटिटी भी बढ़ जाए या फिर प्राइस बढ़ जाए, दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा। मतलब जो भी करंट प्राइस है इनटू करंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम नॉमिनल फॉलो करते हैं। याद रखिए, हम नॉमिनल फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा, प्राइस क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ा हुआ, मेरा जीडीपी ज़्यादा दिख गया, लग रहा अच्छा है। बट हुआ क्या? अच्छाई भलाई हुआ क्या? नहीं। हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ा हो, इस कारण से मेरा प्राइस ऊपर हुआ, बट क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया दूसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। घर के बाहर बारिश का मौसम है, नाली जाम हो गया है, डंडा लेके गए, नाली साफ कर दी, जो चोकिंग था, जो ब्लॉकेज था वो हट गया, भलाई हो गया सबका। लेकिन क्या वो जीडीपी में दिखेगा वो चीज? नहीं दिखेगा, ठीक है? तीसरा है एक्सटर्नलिटीज। व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज? ध्यान से दीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक्सटर्नलिटीज क्या होता है कि कुछ ऐसा काम जिसके लिए ना हम लोगों को पैरालाइज कर सकते हैं ना उसे प्राइस दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज, ठीक है?
अभी क्या हुआ, मैं नाली साफ करके आया, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या मेरे को कोई प्राइस दे रहा है? नहीं दे रहा है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मेरे देश का पॉपुलेशन था 100, मेरी जीडीपी थी 1000। आज मेरे देश का पॉपुलेशन हो गया 150, मेरा जीडीपी हो गया 1010। ठीक है, ठीक है। यहाँ 10 बढ़ रहा है, यहाँ +50, खाने वाले 50 बढ़ गए और रुपया 10 ही ऐड हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट है जिन्हें सोचने की जरूरत है कि वेदर जीडीपी एंड वेलफेयर गोज हैंड ऑन हैंड और नॉट। सो आंसर इज नो। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, बट डू शेयर द वीडियो to your colleagues, to your classmates, so that whosoever is in the need, they will get the right thing at the tip of their finger. Thank you.